नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 5,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी पर सेकुलर चुप्पी छाई हुई है। हाँ, लिस्ट जरूर आ जाती है इंडी गठबंधन की तरफ से उन पत्रकारों की जिनका उन लोगों ने बहिष्कार करना तय किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये पत्रकारों से लड़कर चुनाव जीत लेंगे या भाजपा और नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करके चुनाव जीतेंगे। दूसरा, क्या इन पत्रकारों को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि वो 5,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी पर सवाल पूछ रहे हैं और उस 5,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी पर बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिनके लिए पुलिस कभी भैंस खोजा करती थी, अब उन्हीं की एक तरह से कहें कि घिग्गी बंध गई है। तो क्या इसलिए उन पत्रकारों का बहिष्कार होना चाहिए? और सवाल यह भी है कि क्या वो पत्रकार जो ये पूछ रहे हैं कि ये जो इंडी है उसका चेहरा कौन होगा, इंडी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा और इंडी के जो भीतर की रसाकसी है उसे उजागर कर रहे हैं, इसलिए उनका बहिष्कार हो रहा है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए हैं उस पर जो बात करने से परहेज किया जा रहा है उसके पीछे की क्या वजह है। आप तमाम वो जो सेकुलर अलंबरदार हैं और जो इकोसिस्टम का हिस्सा है वो इस आईटी छापेमारी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कल कहा कि नहीं, ये तो घोसी का चुनाव हार गए हैं, इसलिए नाराजगी में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। दरअसल घोसी का चुनाव जो भाजपा हारी उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इंडी के भीतर की रसाकसी और उभर कर सामने आ गई। क्योंकि सपा कह रही कि हमारी जीत है, कांग्रेस कह रही कि हम खामोश थे इसलिए जीत गए, तो अब हमको भी सीट दे दो वहां। तो दरअसल घोसी ने तो ये चीजें उभार कर रख दी। लेकिन जो बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो दरअसल उन विपक्ष के अलंबरदारों में शुमार है जो विपक्ष के लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जो मामला हुआ है उस मामले ने तो आप एक तरह से कहें कि आजम खान के साथ साथ उन लोगों के भी होश उड़ाए हैं जो आजम खान के साथ खड़े रहे और उनके पैरोकार बने रहे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी कि क्या होने जा रहा है। देखिए, ये जो आईटी की रेड पड़ी है वो कोई 40 ठिकानों पर पड़ी है जो आजम खां और उनसे जुड़े हुए लोगों के हैं। 22 खातों की पड़ताल हुई है और उस पड़ताल से बहुत कुछ निकल कर आया। और ये जो जौहर ट्रस्ट है इसमें तो जो ये बताया गया ना कि यूनिवर्सिटी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो उसको भी खंगाला जा रहा है। और जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज आजम खां की समस्या बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसमें विदेश से भी फंड आए। और फिर यह भी तलाशा जा रहा है कि 2012 से पहले, यानी जब बसपा की सरकार थी तब जौहर यूनिवर्सिटी कहां खड़ी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद कहां से इनके ऊपर चंदे की वर्षा होने लगी और वो चंदे किस किस तरीके से आए। क्या उन चंदों में वो जो उस दरमियान ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी उसके भी पैसे हैं, और उस दरमियान जो और तमाम तरह की चीजें हुआ करती थी 12 से 17 के बीच में, उसके भी कुछ मुद्रा है। और ये जो विदेशी फंड वाला मसला है ये सबसे ज्यादा टेढ़ा पड़ने जा रहा है। और ईडी तो इसमें हाई है, आईटी ने छापेमारी की और आईटी जो चीजें निकाल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें हवाला के भी एंगल नजर आ रहे हैं। और हवाला के एंगल जब आ जाते हैं तो क्या हाल होता है वो दरअसल देख ही रहे हैं। सेंथिल बालाजी, मनीष सिसोदिया, और अभी तो आप देखिए कि और भी कई दिग्गज नेता हैं जिसमें एक लोग जो है, 2-4 लोग जो है अभी बाहर भी हैं, मतलब किसी कोई हेल्थ ग्राउंड पे, कोई किसी ग्राउंड पे। लेकिन ये जो मामला है उसमें सिकंजा कसता जा रहा है और ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन ने कान खड़े कर दिए हैं सबके, क्योंकि किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी।
ऑपरेशन डी। ऑपरेशन डी ने वो डिसेक्शन किया आजम खां और उनके पूरे उस साम्राज्य का कि वही नहीं, पूरा वो खेमा ही हिल गया है। बताया जा रहा है कि जब ये, वैसे तो इस ऑपरेशन की तैयारी बड़े गुपचुप तरीके से चल रही थी और इसमें कोई 42 अधिकारी शुमार है, और जब उनके दरवाजे पर आईटी की दस्तक होती है और कुछ देर तक 10-15 मिनट तक जो खबर है कि जब दरवाजा वगैरह नहीं खुलता है तो फांद कर दीवार जाती है पुलिस। भाई साथ में दलबल के साथ गए थे ना, और बड़ी चीज यह है कि सारी टीम बीएसएफ और सब दिल्ली पुलिस की टीम, क्योंकि यहां तो बड़ा संकट है। आजम खां का एक समय जो था कि सूरज नहीं डूबता था तो उनकी तूती बोलती थी, और वो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से भैंस ढूंढी जाती थी उनकी, और कई सारे लोग जो है उनके पेरोल पे हुआ करते थे। तो ये तमाम तरह की चीजें थी, इसलिए जो है था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। और फिर ये भी था कि अभी आप देखिए हेट स्पीच वाले मामले में किस तरीके से अंतरिम राहत कपिल सिब्बल ने दिला दी, और देखिए कपिल सिब्बल इनके वकील भी हैं। तो अब ये भी था कि अगर मान लीजिए कि पता चल जाए कि आईटी की रेड पड़ने जा रही है तो कपिल सिब्बल उसका भी स्टे ले आते। तो ये जो सब कच्चा चिट्ठा निकल रहा है वो निकलता भी नहीं, न मालूम किसके किसके पैसे हैं, और उसमें कितना 12 से 17 के दरमियान जो सरकार रही उसकी कितनी भूमिका है। वैसे आकाश सक्सेना, जिन्होंने आप ये कहें कि पूरे आजम खां के साम्राज्य की जड़ में जो मट्ठा डाला है, उनके पास ढेर सारी सूचनाएं हैं। और अभी जो जांच पड़ताल चल रही है, जो हम कहें जो जांच पड़ताल शुरू हुई, उस जांच पड़ताल में इनिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं किया, और उसके बाद ये जो पूरा चल रहा है। भाई 1500 बीघे जमीन जो है कब्जा ली जाती है, ये सब मामूली बात नहीं है। फिर आप देखिए कि 3000 करोड़ रुपए कहां चले गए मालूम ही नहीं है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति है। कहा जा रहा है कि कई सीए और मूर्धन्य लोग भी जो है रडार पे हैं। अब न मालूम किसका किसका पैसा पार्क हुआ है, और न मालूम किसका किसका पैसा आके रखा हुआ है, और न मालूम किसके किसके ये बेनामी है। ये जो तमाम चीजें हैं, उसने खाली आजम खां की समस्या नहीं बढ़ाई है, दरअसल उसने समस्या इस पूरे कुनबे की बढ़ा दी है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा है किसका, आया कहां से, और वो जो आईटी की टीम खंगाल रही है उसका खंगालना इनके लिए बड़ा भारी पड़ता जा रहा है। और आईटी कर रही है, और जाहिर तौर पर जिस तरह के संकेत है उसमें ईडी का भी मामला बनेगा, और उसके बाद आजम खां का क्या होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे भी उनके ऊपर संभवतः 100 से ज्यादा मामले हैं, और अब अगर जो ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, उसके बाद क्या उनका बच पाना मुमकिन होगा। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी तक उनके ऊपर जो है वो आपराधिक मामले थे। अब ये तो बहुत भारी मामला है, ये तो आर्थिक फ्रॉड वाला मामला आ गया। और ये आप देखिए कि 2012 से 17 के दरमियान तो ये आप एक तरह से कहें कि जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और आजम खां, तो ये भी एक तरह से मुख्यमंत्री ही थे उस दरमियान, मंत्री तो थे ही है। तो इसलिए उस दरमियान की जो फाइलें हैं जो खंगाली जा रही हैं, तब इनके ऊपर मामला बड़ा गंभीर बन जाएगा, और फिर ईडी की एंट्री। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कपिल सिब्बल आप एक तरह से कहें कि कुछ कर पाएंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि वो बड़े वकील हैं, लेकिन क्या अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में आजम खां का इससे बच पाना, निकल पाना मुमकिन हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचारियों के दरवाजे पर एजेंसियों की दस्तक हो रही है, उस दस्तक ने ही दरअसल नरेंद्र मोदी
को सबका दुश्मन बना रखा है। अब अगर नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करते तो उनसे अच्छा नेता ही कोई नहीं होता। ये सब गुणगान कर रहे होते कि मोदी जी तो बड़े अच्छे नेता हैं। लेकिन अब चूंकि मोदी जी जो है वो सबके बैंक खातों की जांच करवा दे रहे हैं और वहां से जो काला धन है उसे बाहर निकलवा दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी को अब हटाओ, इस तरह का नारा गढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है हम सब लोग मिलकर जो है कोशिश में लग गए हैं और 4.5 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। और यही जब पूछ ले रहे हैं पत्रकार तो उनको उनके लिए सूची बना दी गई कि इनसे बात ही नहीं की जाएगी। अरे मत कीजिए बात, बड़ी बात यह है कि मत कीजिए। लेकिन क्या उनसे बात ना करने से और उनसे भिड़ जाने से 2024 में 272 सीट आ जाएगी? बड़ा सवाल ये है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।